We had discussed something very basics in last few classes. थोड़ा सा we need to speed up because it is a short semester. कहीं पे कोई confusion so that basics एक बार हो जाएंगे then it will be easy to catch up things. इतना समझ में आ गया डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर, नॉन लीनियर, एक ओवरव्यू. We'll be then starting with the first data structure, arrays, probably today or tomorrow. One of you please respond, especially BCA जो पहली बार पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट. क्लास हो गई. बताइए, इज इट क्लियर? बताइए डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किस बेस पे हमने क्लासिफाई करे हैं. We also talked about algorithm. What is an algorithm? Why are we studying algorithms, data structures के साथ? BCA, please tell. There is no point in taking classes if you don't respond. अभिषेक, आप बताइए, अभिषेक मिश्रा. मैम एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोग्राम का. हाँ, वेरी गुड. एल्गोरिथम हम क्यों पढ़ रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है एल्गोरिथम पे? Data structure is like to store data in organized and efficient manner, I think. You have C to programming. organize the data, right? Organize the Yep. data को. Why we are studying this? Because सबसे important चीज क्या है? You should be able to access that data, perform operations on Yep. it in a most efficient manner, right? आप operations इस पे कैसे perform करोगे? You will be having, आपको कोई task दिया जाए, आपको कोई problem दिया जाए, तो what you do? You will try to solve it in a number of steps. What are these steps? This is what an algorithm is. What this algorithm will do? It will be performing, जो भी आप उसमें instructions लिखोगे, इस instructions में आप कोई operations perform कर रहे होगे, वो आपके डेटा को प्रोसेस करेगी. किस तरह से करेगी कि आपके पास कोई इनपुट होगा, this algorithm will transform that input. It is like a function, like a black box, कि आपने उसको इनपुट प्रोवाइड करा, it will be performing, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उसको फॉलो करते हुए उसको ट्रांसफॉर्म करेगी कोई ना कोई रिजल्ट में, कोई ना कोई आउटपुट में, राइट. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर स्टडीइंग दिस एल्गोरिथम इज दैट अब अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाए, उसका वो चल रहा है, इट इज वर्किंग परफेक्टली, बट उसका कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, इट इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, देन देयर इज नो पॉइंट, राइट. वी हैव अ कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट, कि हमारा प्रोग्राम का रनिंग टाइम क्या है, उसको कितना स्पेस रिक्वायर्ड है, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर वर्किंग टू गेट द रिजल्ट्स, राइट. And what are these results? They are going to work on the input which is being provided, right? तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम कैसा परफॉर्म कर रही है रन टाइम पे, व्हेन वी आर चेंजिंग द साइज ऑफ इनपुट. इनपुट साइज के टर्म्स में, जिसको हम इनपुट साइज, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि हम लूप चला रहे थे 1 to n नंबर्स का, उनका समेशन कर रहे थे, वहां पे इनपुट क्या हो गया, n हो गया, राइट. अगर हम n की वैल्यू 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इनपुट को वेरी कर रहे हैं, इनपुट के साइज को बढ़ा रहे हैं, तो आपकी एल्गोरिथम किस तरह से परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. वी हैड आल्सो सीन कि आपका स्पेस, टाइम एंड स्पेस का थोड़ा ट्रेड ऑफ रहता है, कि हो सकता है कि अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आप जो यूज करके, क्योंकि आप डेटा को अल्टीमेटली कहीं स्टोर करोगे, राइट, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, तभी आपकी एल्गोरिथम उस पर वर्क कर पाएगी, राइट. तो वी हैव टू सी कि हमें अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि आपकी एल्गोरिथम मोस्ट एफिशिएंट वे में इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम उसको यूज कर पाए. एंड योर वेरिएशंस ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट. उसी से ही आपका एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस मेजर करा जाता है. तो वी हैड सीन सम वेज हाउ वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम.
we had also taken a very simple example to understand कि हो सकता है कि कहीं पे अगर आपको अपने डेटा को इस तरह से स्टोर करें कि स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड हो, लेकिन आपके एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे एग्जांपल हमने दिया था लुकअप टेबल्स का। लुकअप टेबल्स में you have pointers which are it is like an auxiliary array, जहाँ पे आप अपने डेटा को कम जो मिनिमम जो आपकी इंडेक्सेस हैं उनको स्टोर करोगे लुकअप की तरह। जैसे इंडेक्स आपका किसी बुक का होता है, those indexes will be referring to some memory addresses जहाँ पे आपके actual records पड़े होंगे, right? So data dictionaries and all these things are maintaining these lookup tables जिससे कि faster आपका access data हो पाए। बट वहाँ पे हमारा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अब आपको एक अलग से स्पेस चाहिए लुकअप टेबल मेंटेन करने के लिए, राइट? तो वी यूजुअली देयर इज अ स्पेस एंड टाइम ट्रेड ऑफ, राइट? So we are studying the subject data structures because we have to see what is the most efficient way to store data, what are the algorithms which will work. हो सकता है एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पे आपका एक कोई सर्चिंग एल्गोरिथम, दो तरह के मेनली हम एल्गोरिथम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट में, सर्चिंग एंड थोड़ी सॉर्टिंग, राइट? तो वी हैव टू सी कि कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स या कोई सर्चिंग एल्गोरिथम्स कुछ डेटा स्ट्रक्चर पे अच्छा वर्क करती हैं, उनका इनर वर्किंग पे डिपेंड करता है कि कौन सा बेस्ट फिट आप कह सकते हो डेटा स्ट्रक्चर उनके लिए है, राइट? Also the choice of data structure depends upon how the data is like, what is the type of data, what is the frequency of data, and what are the kind of operations we are performing on that. So we have to see in terms of time and space complexity, right? तो सबसे पहला क्या रहता है कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर किसी एल्गोरिथम की देखना है इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट, तो वी हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स व्हिच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन इट। तो उसमें स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, उनको आपको किसी ना किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फंक्शन किसका पैरामीटर उसका क्या रहेगा? इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इनपुट n। लाइक हियर इन द केस ऑफ सबसे सिंपल एग्जांपल लिया था, अगर हमारा सिंगल, अगर आप आई गेस यू आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट ऑफ सी आल्सो इन दिस सेमेस्टर, राइट? सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जा रहा है ना आप लोगों को? बीसीए एमसीए इज ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट सेमेस्टर, यस मैम। है ना? आपने सी में पढ़ा, तो सी में आपने थोड़ा लूपिंग स्टार्ट करा है? यस मैम। लूप्स में क्या होता है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, राइट? अगर आपको कोई नंबर ऑफ स्टेप्स रिपीट करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड 10 टाइम्स, it is better you place it inside a loop, right? You can place that particular line, that whatever you're performing that operation inside a loop, and within that loop जो भी आप लिखोगे वो steps repeat हो रहे होंगे। Okay, Yep. please maintain class decorum. This is not an on the class room, थोड़ा class की तरह आप work करें। So this is how we are seeing कि loop में हम वो statements लिखते हैं जो कि जो आपको repeat करने हो। जैसे here in case what we have to do, we have to perform summation of 10 numbers, right? तो आपका एक तरीका था, आप लिखो sum is equal to sum plus I, sum plus, फिर आप एक एक वैल्यू बढ़ाओ, बस sum plus 1, sum plus 2, sum plus 3। Instead we placed it inside a loop, and this loop is going to run from 1 to n। तो इसमें हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ स्टेप्स जो एग्जीक्यूट हो रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ n अगर लिखा जाए तो 2n + 1 थे। 2n + 1 कैसे थे? आपका लूप n + 1 टाइम्स तो चलेगा ही, 1 to n टाइम्स। एक कंडीशन जहाँ पे n को एक्सीड करेगा तो एक वो भी चेक रहेगा। लूप में चेकिंग तो होती है कि आपने जो कंडीशन डाली है वहां तक के रन हुआ है या नहीं हुआ है। एक को इट विल रन फॉर n टाइम्स प्लस 1, इट विल सी कि आपका कंडीशन जहाँ पे नहीं मीट हो रहा है। Then within that loop what we are doing, we are performing a step which will run how many times? It will run n times, क्योंकि आप जब तक n तक के वैल्यू है तभी आप उस स्टेप्स को रिपीट करोगे। तो in all the number of steps which will be executed is 2n + 1, right? Then we've seen another example, another algorithm fragment जहाँ पे हमारे दो loops चल रहे थे। Instead of one we have two loops, right? One loop was running inside the other। अब इसके number of steps कितने instructions execute हो रहे हैं अगर हम उनको in terms of size n रखें तो हमारी जो इक्वेशन बन के आ रही थी, जो हमारा फंक्शन आ रहा था जो इस एल्गोरिथम को एक तरह से मैथमेटिकल नोटेशन में डिफाइन कर सकता है, इट वाज कमिंग एज n + 1, क्योंकि आपका फॉर लूप आउटर वाला n + 1 टाइम्स चलेगा। विद इन दैट यू आर रनिंग टू स्टेटमेंट्स। व्हाट आर द टू स्टेटमेंट्स? एक तो आपका j लूप n + 1 टाइम्स चलेगा ही। विद इन दैट वी आर कीपिंग अ काउंटर k, जिसको k को k + 1 हम करते चले जा रहे हैं।
राइट। तो यहाँ पे दो लूप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इनर लूप या इनर और जो उसके साथ इनर स्टेटमेंट है वो हमारा n टाइम्स चलेगा ही। तो आर इक्वेशन विच वाज कमिंग or the function which was defining this algorithm fragment was coming as 2n square plus 2n plus 1. All right. तो इनको in terms of अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एल्गोरिथम्स के नंबर ऑफ स्टेप जो लग रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे इन 3 ways. What are the 3 ways? What is the time required by an algorithm under 3 conditions? What is the worst case performance? What is the average case? And what is the बेस्ट केस? वर्स्ट केस का मतलब इससे बुरा आपका एल्गोरिथम एक पर्टिकुलर इनपुट साइज पे परफॉर्म नहीं कर सकता है। एवरेज केस का मतलब इट इज समवेयर जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। बेस्ट केस सिनारियो आप और वर्स्ट केस के बीच में जो आपका लाई करता है कि अगर इस साइज का हमारा इनपुट है योर एल्गोरिथम ऑन एन एवरेज केस हाउ इट इज परफॉर्मिंग। बेस्ट केस का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम टाइम आपके एल्गोरिथम को रन करने में कितना लगेगा। मान लिया अगर सॉर्टिंग की बात करी जाए, सिंगल नंबर है तो दैट विल, अगर से एक इनपुट साइज 1 है तो दैट विल बी, उसमें कुछ सॉर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वो बेस्ट केस हो जाएगा। वर्स्ट केस विल बी आपके बहुत बड़ा सा एरे है और वो सारा का सारा अनसॉर्टेड है, राइट। पूरा का पूरा मान ली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, आपका डिक्रीजिंग वे में पड़ा है एंड यू आर यूजिंग सम वेरी सिंपल एल्गोरिथम व्हिच इज जस्ट मेकिंग कंपैरिजंस, राइट। तो इन दैट केस इट कैन बी अ वर्स्ट केस। एवरेज केस विल बी समवेयर इन बिटवीन, राइट। तो हमें आइडियल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा जो कि मेमोरी भी कम ले और जब आप उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो देन इन टर्म्स ऑफ टाइम आल्सो इट विल शुड गिव यू द राइट रिजल्ट्स, राइट। और मेनली हम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपका जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं इन ऑल हाउ मच स्टेप्स वे आर रिक्वायर्ड, राइट। सो दैट वाज जनरल नोटेशन, ओके, कि मतलब क्या हम क्यों एल्गोरिथम्स का इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ इन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, राइट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन एक हमारे पास मैथमेटिकल टूल आता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर एनालाइजिंग द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, राइट। what is that tool is your asymptotic notations, right? And when how we are going to analyze the algorithm, हम ये देखना चाहते हैं कि इनपुट को जब एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ आपका इनपुट बढ़ रहा है tends towards a particular value or a limiting value, then what is your running time of that particular algorithm? So we are going to study the performance of the algorithm with change in the order of input size. जैसे आप n की वैल्यू वेरी कर रहे हो, आप इनपुट, तो यू विल बी ट्राइंग टू सी उसका आप फंक्शन डिराइव करने की कोशिश करोगे जो बताएगा 3 केसेस में कि आपकी एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म करिए। 3 केसेस क्या रहेंगे, एक उसका अपर बाउंड होगा, एक उसका लोअर बाउंड होगा और एक आपका एवरेज, जो नॉट एवरेज आई वुड से बट आपके लोअर एंड अपर बाउंड के बीच में एक उसका केस रहेगा, राइट। अपर बाउंड का मतलब क्या हो गया, इससे ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा आपका रनिंग टाइम एल्गोरिथम का नहीं हो सकता है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, इसके ऊपर आपकी एल्गोरिथम नहीं, इससे ज्यादा मतलब टाइम उसको नहीं लग सकता है, राइट। तो इससे ज्यादा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती है, राइट। देन वी हैव अदर नोटेशंस, एक आपका लोअर बाउंड केस रहेगा, राइट, which will be seeing कि that will be इससे कम टाइम, इससे बेस्ट केस आपके एल्गोरिथम का नहीं हो सकता है। तो राइट, वी विल बी सीइंग इन दैट केस लोअर बाउंड ओमेगा नोटेशन हम पढ़ेंगे जिसमें हम कहेंगे कि फास्टेस्ट टाइम में आपकी मतलब फास्टेस्ट टाइम आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम आपका रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। इससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आपका ओमेगा नोटेशन होता है जिसको हम उस एल्गोरिथम के फंक्शन का लोअर बाउंड कहते हैं। फिर हमारे पास योर समवेयर इन बिटवीन योर लोअर एंड द अपर बाउंड इज योर एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम जिसको हम थीटा नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो these are giving you these 3 functions। आप एसिम्प्टोटिकली अपने टर्म्स ऑफ इनपुट पे आपका जब आपका इनपुट साइज ग्रो कर रहा है, राइट, तो आपके एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज्यादा हम फोकस करते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट। एंड वी हैव लिमिटिंग वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू कि उसके अबव जाकर, right, when you are going above that particular value your algorithm will be within those limits, right। एक tightly bound हमने कर दिया है उसकी परफॉर्मेंस को कि इसके अपर बाउंड अगर डालें तो हमारे पास बिगो नोटेशन है कि हाँ इससे ज्यादा
टाइम नहीं लग सकता, इससे ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस की। अगर हम ओमेगा की बात करें तो वो कहा जाएगा लोअर बाउंड, कि इससे बेटर आपकी एल्गोरिथम नहीं परफॉर्म कर सकती है। तो एंड देन यू हैव योर एवरेज केस, दिस इज योर थीटा नोटेशन, एंड दीज नोटेशंस हेल्प अस टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। सर्चिंग में हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो वी विल बी कंपेयरिंग कि ये एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस कैसी, सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं। So we will be getting a tool for comparing all these algorithms such as searching algorithms or sorting algorithms के search करने के भी हमारे पास बहुत से तरीके, we have divide and conquer, right? Then we have other ways like linear, है ना? और we have different ways to search as well as we have different ways of performing sorting algorithms, जिसको आप थोड़ा दाम में ज्यादा देखोगे। यहाँ पर हमारा focus basic operations पे रहेगा, insertion, deletion, right? And traversing, right? All these things. Then we'll see some of the searching and sorting algorithms. So we'll be in terms of data structure, कि data को किस तरह से organize करा है आपके basic operations जो हम perform करें। 3-4 हमने basic operations देखे थे, आपका data structure उस particular operations के लिए कैसे work कर रहा है। So the first notation which will be giving us an upper bound of the algorithm's running time is your big O notation, right? This is a function, आपको एक function जो आपका algorithm जिस function से defined है, right? ये बताएगा कि this आप अभी आपने अपना n square exponential way में you can आपने polynomial equation देखी, कहीं पे आपकी linear रहती है, कहीं पे आपकी quadratic बनती है, राइट? कहीं पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहता है, कहीं पे लॉगरिथमिक रहता है। आप एल्गोरिथम को आपने जो भी डिजाइन करी है, एल्गोरिथम जो भी लिखी है, उसको इन फंक्शंस के टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आपका फंक्शन जब है तो यू कैन ऑलवेज प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ, राइट? तो बिग ओ नोटेशन क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि आपका जो फंक्शन एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट फंक्शन इज नेवर गोइंग टू ग्रो फास्टर देन द अपर बाउंड व्हिच इज बीइंग डिफाइंड बाय योर बिग ओ नोटेशन, राइट? कि आपका जो एल्गोरिथम का फंक्शन है ये इससे ज्यादा इसके ऊपर नहीं निकल सकता है ना? अपर बाउंड एक लिमिटेशन दे दिया, इट विल नॉट क्रॉस दैट टाइम व्हिच इज बीइंग डिफाइंड बाय योर बिग ओ नोटेशन, राइट? तो आप इसको अगर पढ़ें तो क्या दे रहा है, बिग ओ नोटेशन ऑफ OGN, राइट? एक आपका फंक्शन है GN, राइट? वो किस तरह से डिफाइंड है, आपका FN है, राइट? देयर इज अ फंक्शन FN जो कि आपके एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C एंड N0, एक N0 एक पर्टिकुलर वैल्यू है। किस तरह से डिफाइंड है कि आपका जो फंक्शन FN है, जो फंक्शन FN will always be less than equal to CGN for all values n greater than equal to N0, राइट? आपने एक फंक्शन बताया है GN, right? This GN function is how it is defined, right? अगर हम बताएं ये बिग ओ नोटेशन में बताया जा रहा है कि बिग ओ नोटेशन अगर एक फंक्शन GN का कैसे डिफाइन करा जा रहा है, इस तरह से डिफाइन करा जा रहा है, इट इज इक्वल टू योर फंक्शन FN ओनली, FN के बराबर है। लेकिन किस तरह से कि आपका जो फंक्शन FN है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 will always be less than CGN. CGN C क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है, और GN हमने एक और फंक्शन डिफाइन करा है कि आपका एक अपर बाउंड दे दिया कि कभी भी GN से ज्यादा फास्टर ग्रो नहीं कर सकता है। विद द कंडीशन, क्या कंडीशन है कि हमारे पास दो कांस्टेंट्स है, एक कांस्टेंट C है जो कि आप इसका वैल्यू जो हमेशा यूनिक नहीं होंगे, C और N नॉट यूनिक नहीं होंगे, आप अलग अलग वैल्यू चेंज करके निकाल सकते हो, बट आपका वो हर कंडीशन में ट्रू होना चाहिए कि आपका जो फंक्शन है उसकी ग्रोथ CGN से हमेशा कम है। तो देयर विल बी अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ N नॉट, राइट? आपका एक पर्टिकुलर इनपुट साइज होगा N नॉट, जिसके अबव आप जाओगे और अपने इनपुट साइज N को वेरी करोगे, राइट? तो योर एल्गोरिथम को आप जब ग्राफ का फॉर्म में प्लॉट करोगे इस फंक्शन को, तो इसका एक अपर बाउंड दे देगा, किस तरह से कि इसके ऊपर आपका फंक्शन कभी इससे फास्टर ग्रो नहीं कर सकता। योर फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रोइंग below the upper bound, it will never cross the time which is given by your OGN, right? Your big O notation for your GN,
एक बार इसको थोड़ा सा पढ़िए, अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। इसके थोड़े क्वेश्चंस आप अपने एंड से लगाइएगा कि आप कोई फंक्शन लीजिए FN, राइट, उसका बिगो नोटेशन में GN निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम एल्गोरिथम्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऑपरेशंस पढ़ते जाएंगे, we will be studying, comparing these algorithms, these operations on the data structures in terms of these three notations. Mainly हम बेको नोटेशन के worst case scenarios को देखते हुए इनका ऑपरेशंस को हम स्टडी करते हैं। पहले ये 3 नोटेशंस होते हैं, फिर विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट सम रेकरेंस रिलेशंस हमारे पास जाते हैं जो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स में यूज होते हैं, राइट। वी कैन डिफाइन योर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फंक्शन की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे इनपुट जो n साइज है उसको हम ब्रेक करते जाते हैं, तो उनके टिल यू रीच 1, तो उनके टर्म्स में हम स्टडी करते हैं। But is it clear what we are trying to study here? Just go through it. BCA, MCA के लिए भी शायद नया हो. This function is clear. Take your time, then we'll proceed. बताइए एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर ने समझ में आया? एसिम्प्टोटिक नोटेशन के 3 केसेस हैं, 3 वेज हैं कंपेयर करने के और कैलकुलेट करने के कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिथम। फर्स्ट वे which we are studying is Big O notation, which is giving you an upper bound on your upper bound। किस तरह से दे रहा है? एक फंक्शन दे रहा है gn, जो बता रहा है कि आपका जो फंक्शन fn है जो आपके एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट कैन नेवर ग्रो फास्टर देन दिस, राइट। अगर इससे ज्यादा फास्टर नहीं ग्रो कर सकता है तो आपका gn उसका बिग ओ नोटेशन में will give you the upper bound for that particular function fn. Is it clear? If we are seeing it graphic, अच्छा, 2 important thing, 2 conditions आप जरूर नोट करिएगा। Please study the subject as I'm teaching, right? Don't write vague definitions when questions are asked. 2 कंडीशन हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट c है और एक आपका बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। सही लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखेंगे, कहानी बनाएंगे तो नहीं सही मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो प्लीज स्टडी द सब्जेक्ट प्रॉपरली। जो बुक बताई है उस बुक से पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए, जो सिलेबस में मेंशन्ड है। अदर देन सीमो लिप्सकट्स, आपको और कोई बुक अच्छी लगती है आप वहां से देखिए, बट स्टडी द सब्जेक्ट प्रॉपरली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप सी भी पढ़ लो साथ बार, साइड बाय साइड, प्लेसमेंट पर्पज से, हर तरह से। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो आगे जब आप डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम पढ़ोगे तो आपका बेस वहीं से पूरा बन जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड सेमेस्टर इज शॉर्ट, so we have to go little faster. And you have to follow up. तो बिग ओ नोटेशन, आज ये तीनों नोटेशंस कंप्लीट करते हैं, देन विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एरे। तो बिग ओ नोटेशन समझ में आ गया कि आपको एक अपर बाउंड दे दिया, किस तरह से? एक CGN, we are taking a constant c multiplying with the function gn, right? Your function fn will never grow above this. देख रहे हैं आप, cgn ऊपर आ रहा है, fn इससे फास्टर ग्रो नहीं कर सकता है आफ्टर अ वैल्यू n नॉट, राइट। n नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। n नॉट के बाद उससे पहले कैसे परफॉर्म करा हमें उससे मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर वैल्यू c की, एक पर्टिकुलर वैल्यू n नॉट की, ये दोनों कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं हो सकते, अलग अलग वैल्यूज आप ट्राई कर सकते हो, but your CGN is giving an upper bound. If you can see it from this particular from here, आप graphically देख सकते हो कि function fn is मतलब upper bound by this CGN. It can never grow faster than this. Let's see an example for big O notation. मानिए हमारे पास कोई एल्गोरिथम है जिसका रनिंग टाइम कैसे निकाला है? जो जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट हो रहे हो, राइट। 3 लूप हो सकते हैं, तो प्रोबेबली ये 3 लूप वाला चीज होगी जिसकी वजह से n³ आपकी इक्वेशन आ रही है,
राइट, पॉलिनोमियल टाइम इसका ग्रोथ रह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इनपुट. तो वी हैव अ फंक्शन जिसका रनिंग टाइम फॉर ये फंक्शन रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम बता रहा है. And if you proceed in the equation, it is coming as 3n cube plus 4n plus 2, right? अब हमें क्या निकालना है, एक फंक्शन gn निकालना है. कैसा फंक्शन gn हो कि आपका जो फंक्शन fn आपके एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 के बराबर तो होगा नहीं क्योंकि एल्गोरिथम में कोई ना कोई तो इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म हो ही रहे होंगे जिनका कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के टर्म्स में ही इनपुट साइज के टर्म्स में ऑन द डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इनपुट यू आर गोइंग टू डिफाइन योर फंक्शन व्हिच इज आपके एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करेगा. दिस फंक्शन fn शुड बी लेस देन इक्वल टू cgn. कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा है c से, राइट? किस तरह से कि फॉर सम वैल्यू n, फॉर ऑल वैल्यूज, सॉरी, फॉर ऑल वैल्यूज n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, राइट? अभी वी नो एक तरह से हम देख सकते हैं जो सबका आपका हाईएस्ट पावर रहता है ऑफ द फंक्शन, राइट? नॉर्मली वही आपका gn रहता है, वही आपका gn होता है फॉर द नॉर्मल क्वेश्चंस. अब हम देखेंगे, जैसे हमें पता है, ऐसे हमें दिख रहा है कि इसका अपर बाउंड हमारा o n क्यूब रहेगा. इट विल बी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट? ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट? अब हमारी जो डेफिनेशन बेगो नोटेशन की दी है उससे हम देखेंगे कि इज दिस ऑल द कंडीशंस आर बीइंग सैटिस्फाइड. इफ दिस कंडीशंस आर बीइंग सैटिस्फाइड वी विल से दैट फॉर दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम द बेगो नोटेशन फॉर इट फॉर स्टडीइंग इट्स टाइप कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट? कैसे हो रहा है, हमारी इक्वेशन क्या दी है, 3n क्यूब प्लस 4n प्लस 2. दिस फंक्शन fn should be less than equal to c of n क्यूब. हमारा फंक्शन gn है जिसको हमने माना कि होना चाहिए इसके एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब. When we are multiplying with a constant c, then this condition should fulfill. This condition should satisfy for all values n greater than equal to n naught, right? So if you see here, मान लिया हमने c की वैल्यू कोई भी रैंडमली पिक कर लिए, हमने वैल्यू c की 9 रखी, ठीक है? तो आपकी ये इनइक्वालिटी इज इट बीइंग सैटिस्फाइड? यस, इट विल बी सैटिस्फाइड. व्हाई? आप कोई भी n नॉट की वैल्यू मान लिया 1 रख के चलिए, यहाँ पे आप n नॉट इक्वल टू 1 करें, यू विल सी द इक्वेशन व्हाट इट विल बी, n क्यूब 1 क्यूब, तो आपका आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n क्यूब. हमने n की वैल्यू मान लिया n नॉट 1 रखी है और हमने कांस्टेंट क्या रखा है 9, तो दिस इज लेस देन 9 into 1. तो आपका क्या आया टोटल, दिस इज 7 and 9 लेस देन इक्वल टू 9, तो 9 इक्वल टू 9. तो हमारी ये जो इनइक्वालिटी की कंडीशन है दिस इज बीइंग सैटिस्फाइड, राइट? तो वी आर एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन c इक्वल टू 9 n नॉट इक्वल टू 1. और ये सोल्यूशन हमेशा यूनिक नहीं हो सकता, आप c की कोई और वैल्यू रखो उसके लिए n नॉट कुछ और रहेगा, right? But your inequality that your function fn less than equal to c of gn is satisfied. मान लीजिए we picked up a value 4, हमने c की वैल्यू 4 रख के देखी, तब हमारी n नॉट की वैल्यू क्या होगी 3. तो हमारी एल्गोरिथम n नॉट इक्वल टू 3 के अबव हम कैसा परफॉर्म करेगी, इट विल बी अपर बाउंड बाय द फंक्शन c ऑफ n क्यूब. c ऑफ n क्यूब से फास्टर आपकी एल्गोरिथम नहीं ग्रो कर सकती है, तो ये आपका अपर बाउंड दे रहा है. एंड हियर कांस्टेंट को जब हम वेगो नोटेशन में बात करते हैं तो कांस्टेंट्स को नहीं कंसिडर करते हैं, जो आपका इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल n रहता है जो कि आपका साइज ऑफ इनपुट है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे वेगो नोटेशन में इस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस ऑर्डर ऑफ n क्यूब हो जाएगी. इज दिस एग्जांपल क्लियर? प्लीज ट्राई मोर क्वेश्चंस तो और क्लियर हो जाएगा. And you have to keep it fast because you have to cover a lot of things. इसका इम्प्लीमेंटेशन हम सी में करेंगे, तो इफ यू आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी, थोड़ा सा उसको पढ़ते रहिएगा साइड बाय साइड अच्छे से. यू शुड बी, हम उसके एल्गोरिथम पढ़ेंगे and then we will see how we can implement the function in C. So that is why the book which I'm suggesting is data structures with C. तो उसमें दोनों है, आपका एल्गोरिथम भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है. So that will be part of your, because in your lab classes also we have to take some theory part because we have a very short time.
एग्जाम्पल क्लियर हो गया? एक बार पढ़िए, देखिए, ना समझ में आए तो कल दोबारा आके पूछ लीजिएगा। और इसके थोड़े से और क्वेश्चंस लगाइए। फंक्शंस लीजिए, अलग अलग एल्गोरिथम्स तो जो रिप्रेजेंट करेंगे उनका बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन में ट्राई टू फाइंड द फंक्शन gn, try to find the value of c and n naught also for big O notation. Okay, next, hopefully if it is clear to you what we discussed right now. If it is not clear, please come back in the class tomorrow. उसको एक बार फिर से पढ़िएगा, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, कल फिर पूछ सकते हैं। Next notation which I talked, which is going to give you the lower bound, is your omega notation. कि आपकी algorithm, अच्छा, when we're talking about big O notation, we will, आप देखिएगा हमेशा n क्यू भी आएगा। अगर आप n स्क्वायर या gn फंक्शन n स्क्वायर के बराबर लेते हैं या n के बराबर लेते हैं, तो आपको कोई भी कांस्टेंट c n नॉट, कितनी भी c की बड़ी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, कोई भी n नॉट की वैल्यू रख लीजिए, लेकिन कभी भी आपका फंक्शन cgn ऐसा नहीं निकल पाएगा जो आपको अपर बाउंड दे fn के ऊपर। तो योर दिस इज, एक तरह से आप कह रहे हो अपर बाउंड दे रहा है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, इससे इसको क्रॉस नहीं कर सकता आफ्टर द वैल्यू n नॉट, right? You can keep on changing the value of n, but your algorithm will not perform worse than this. It will not grow faster than this. Worse की जगह हम कहेंगे faster नहीं grow कर सकता है इससे ज्यादा, ठीक है? और आप कोई और फंक्शंस ट्राई कर लिए, सी, आप gn को n स्क्वायर के बराबर लीजिए, n के बराबर लीजिए, बट ऐसा कांस्टेंट सी और n नॉट नहीं मिल पाएगा, ठीक है? नॉर्मली जो हाईएस्ट पावर रहती है अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में इक्वेशन है तो वही आपका ऑर्डर ऑफ n रहता है। फिर ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड देता है, तो फास्टेस्ट टाइम दैन एल्गोरिथम कैन रन इज बीइंग डिफाइंड बाय योर ओमेगा नोटेशन। अगेन आफ्टर अ वैल्यू n नॉट के बाद आप n की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज कर दो, आपका जो cgn है will always be, आपका जो fn है will always grow faster than this। यहाँ पे कंडीशन हमारी उल्टी हो गई है, क्या कि आपका fn is greater than equal to c of gn, right? So it is giving you the lower bound कि your algorithm will always grow faster than this, it will always perform better than this, right? इससे हमेशा better perform करेगा। So it is giving you an lower bound कि this is the best case scenario, इससे मिनिमम टाइम नहीं लग सकता है आपकी एल्गोरिथम को। ये आपका ओमेगा नोटेशन है। सबसे ज्यादा बिग ओ नोटेशन इंपॉर्टेंट रहता है कि वर्स्ट केस हम देखना चाहते हैं कि अपर बाउंड क्या है इस एल्गोरिथम का। फिर बीच का एंक्लोज्ड केस जो आता है अपर एंड लोअर के बीच, वो आपका थीटा है, लेस देन 1 मिनट इज देयर। तो जस्ट गो थ्रू दीस 3 नोटेशंस। मे बी एक टाइम पे ना समझ में आए फर्स्ट टाइम पे, बट एक बार बुक से देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे लगाइए, एंड इफ देयर इज स्टिल डाउट वी कैन कम बैक टुमारो। कल से हम फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर एरे को स्टडी करेंगे। इज इट